मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगार संगठन के प्रतिनिधि मंडल के साथ की मुलाकात। सीएम ने कहा, सरकार निष्पक्ष, नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध। उत्तराखंड में लागू हुआ देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून। सीएम के भेजे अध्यादेश पर राज्यपाल ने लगाई मुहर। मुख्यमंत्री ने जताया आभार। हाईकोर्ट के सिटिंग जज करेंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा की जांच। पथराव प्रकरण में हटाई गई धारा 307। युवाओं का आक्रोश कुछ हद तक हुआ शांत। भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि बीजेपी ने किया याद। प्रदेश अध्यक्ष सहित बीजेपी के कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां बेरोजगार संगठन के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री ने वार्ता की। वार्ता के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वार्ता सकारात्मक रही है। सरकार निष्पक्ष, नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून उत्तराखंड राज्य में लागू हो गया है। रविवार को होने वाली पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल विहीन कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर प्रदेश कार्यालय में गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। भट्ट ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी ने राजनीति को सत्ता प्राप्त नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का माध्यम माना। उनके विचार और दर्शन देशवासियों के लिए अनंत प्रेरणा का स्रोत हैं। मैं अभी प्रातःकाल ही दीनदयाल जी के पार्क में गया था। मैंने वहाँ अपनी पुष्पांजलि अर्पित की है। दीनदयाल जी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं और एकात्म मानव दर्शन, गरीब की चिंता करने वाला जो दृष्टिकोण आज हमारे पास है, उसको देने वाले दीनदयाल जी हैं। मात्र 43 दिन दीनदयाल जी हमारे अध्यक्ष रहे, लेकिन लंबे समय तक जनसंघ के आप राष्ट्रीय महामंत्री रहे। आपका योगदान और पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो प्रेरणा है, आज हमारा दर्शन है, उस दर्शन के जनक ही दीनदयाल जी रहे हैं। आज हम उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ उपस्थित हुए। देखिए, हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय जी हम सभी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने पूरे विश्व के सामने अंत्योदय का योजना लाके बताया कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति का हम कैसे विकास करें। आज उनको हम लोग स्मरण कर रहे हैं। पूरा देश का पूरा विश्व उनको आज स्मरण कर रहा है। पूरे देश के अंदर उनकी अपनी एक ख्याति थी और हमेशा उन्होंने जात पात और इस बात से ऊपर उठ के एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में वो थे। आज उनकी हम लोग स्मरण, चूँकि उनकी पुण्यतिथि है, उनकी इस तिथि को हम लोग समर्पण दिवस के रूप में मना रहे हैं। ऐसी पुण्यात्मा को मेरे और मेरे तमाम लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि है। आगे बढ़ेंगे। लक्सर में पहली बार बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, मंत्री सतपाल महाराज, संगठन जिला अध्यक्ष संदीप गोयल, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी सहित पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर आगे का रोड मैप बनाया जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा से नवनियुक्त जिला अध्यक्ष संजय सिंह लक्सर पहुंचे, जहां बीजेपी के स्थानीय नेता मोहित कौशिक और तुषार खटीक जैसे भाजपा के दलित नेताओं ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि संगठन में उनकी जिम्मेदारी भविष्य की अग्रिम समन्वय पूर्वक भागीदारी को लेकर निर्धारित होगी, ताकि अनुसूचित समाज को एकत्र करते हुए एक मंच देकर उनकी आवाज बुलंद की जा सके। लिए बड़ा खुशी का समय है कि हमारे बीच में, हमारे मध्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा की जिम्मेदारी दी है और उनके स्वागत एवं सम्मान का कार्यक्रम भाई तुषार खटीक जी ने रखा था
उस कार्यक्रम के निमित्त मुझे भी निमंत्रण दिया और मैं भाई संजय जी के स्वागत के लिए अपने, क्योंकि मेरे नगर क्षेत्र में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में संजय जी आज आ रहे थे, तो उनके स्वागत के लिए मैं भी उपस्थित हूँ। जनता पार्टी ने मुझे हरिद्वार जिले का जिलाध्यक्ष बनाया अनुसूचित मोर्चे का। मेरी सबसे बड़ी पहली जिम्मेदारी यह है कि मुझे अपने समाज को जोड़ना और पार्टी के लिए तत्पर काम करना। जो लोग पार्टी के पहले बिछड़ गए हैं या उन्हें लाना, उन्हें इकट्ठा करना और भारतीय जनता पार्टी को उनमें जोड़कर उनका उनका अधिकार दिलाना, उन लोगों की लड़ाई लड़ना। आज कार्यक्रम तय ये था कि मेरे जिलाध्यक्ष बनने पर, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे का जिलाध्यक्ष बनने पर भाई तुषार के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा मेरा स्वागत प्रोग्राम रखा। जब भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चे के जिलाध्यक्ष श्री संजय जी भाई साहब का लक्सर में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया और अनुसूचित मोर्चे में लक्सर की कार्यकारिणी द्वारा, जो सदस्यों द्वारा इनका स्वागत किया गया है। और लक्सर में आज अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है और जगह जगह हम अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और यहाँ के कार्यकर्ता, अनुसूचित जाति के जितने भी कार्यकर्ता है, अनुसूचित जाति के सभी कार्यकर्ता अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जो भी जिम्मेदारी हमें मिलेगी हम उसे निर्वाह करना है। आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति और रहवासियों ने हाथ में मशाल लेकर जुलूस निकाला और एनटीपीसी गो बैंक के नारे लगाए। रहवासियों का आरोप है कि भूधसाव आपदा प्रभावित इलाकों के पुनर्वास के लिए सरकार ने उचित कदम नहीं उठाए हैं। जुलूस में व्यापारियों, रहवासियों, प्रभावित लोगों का जन सैलाब उमड़ा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए लोगों ने कहा कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, प्रभावित रहवासियों की उपेक्षा की जा रही है, सरकार अभी तक नुकसान की भरपाई नहीं दे पाई है। लक्सर पुलिस ने शातिर बावरिया गिरोह के 6 बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक देसी तमंचा, कारतूस, 3 अवैध चाकू सहित कार और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं पुलिस बदमाशों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करने में जुट गई है। अक्सर और आसपास के क्षेत्रों में पूर्व में कुछ माह में टप्पेबाजी की घटनाएं हुई थी, जैसे कोई बैंक से कोई पैसे लेके कोई बुजुर्ग जा रहा है व्यक्ति या बैंक में पैसे निकाल के निकल रहा है, तो ये झंझाना के गैंग ट्रेस आउट हुआ था जो इस तरह की जो वारदातों को अंजाम देते हैं पूरे देश भर में। इस गैंग के सदस्य जो है कभी अनंत वाहनों से इसमें घटना करते हैं, कभी मोटरसाइकिल से और कभी किसी बड़े वाहन से। तो इसी सूचना मिलने पर एक टीम लगातार इसमें लक्सर की काम कर रही थी, जिसमें उन्होंने गैंग के 6 लोग जो इसमें आ रहे थे वारदात को, तो 6 लोग को पकड़ा और इनोवा कार और एक मोटरसाइकिल भी बरामद करी, इनसे एक तमंचा भी बरामद हुआ। पूरी पूछताछ में जो देहात क्षेत्र में 5 टप्पेबाजी की विभिन्न क्षेत्रों में घटनाएं हुई थी हरिद्वार के, वो सभी का इसमें खुलासा हुआ। साथ ही साथ ये भी पता चला कि ये इसी पैसे अर्न से इन्होंने भी एक नई गाड़ी इनोवा भी खरीदी थी, जिससे ये अन्य प्रांतों में भी जाकर ऐसी वारदातों को अंजाम देते थे। क्योंकि ये गैंग इतना शातिर है कि कभी भी अपने एक वाहन को रिपीट नहीं करते हैं, साथ ही साथ ये अपने वाहनों को घटनास्थल से काफ़ी किलोमीटर पहले छोड़कर पैदल ही जाते हैं। बैंक से पैसे लेके आ रहा हो या बुजुर्ग हो, कहीं ना कहीं उनसे वो टप्पेबाजी की घटनाएं करते हैं। तो 6 घटनाएं इसमें अभी हमारे प्रकाश में आई थी जो इनका खुलासा हुआ। लक्सर कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मोबाइल लूट की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से एक बाइक और मोबाइल भी बरामद किया है। बता दें, फरियादी ने शिकायत की थी कि उसकी बहन महाराजपुर कला गांव के पास कोचिंग से अपने घर वापस लौट रही थी। तभी कुछ बाइक सवार बदमाश उसका मोबाइल लूटकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की थी। लक्सर के महाराजपुर कला गांव में 7 पेड़ों की चोरी की घटना सामने आई है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पेड़ काटकर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल महाराजपुर कला गांव में पुलिस को 2 किसानों के खेतों से पेड़ काटकर उन्हें चोरी किए जाने की शिकायत मिली थी। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की लकड़ियां बरामद कर ली हैं। रायसी चौकी क्षेत्र अंतर्गत जो है ये सूचना मिली थी कि कुछ शीशम के पेड़ जो है वो काट लिए गए थे। सूचना पे जो है पुलिस टीम मौके पे पहुंची तो 2 व्यक्ति हमको मौके से गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराकर आगे की कार्रवाई
तो पेड़ चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। बता दें कि किसानों ने शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। किसानों के खेत से दरअसल 2 पेड़ों की चोरी हुई है और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां देहरादून के झाझरा स्थित विज्ञान धाम में प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का देश का पहला आयोजन है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सार्थक करने और राज्य के विकास को गति देने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मौके पर सीएम ने हाइड्रोपोनिक यूनिट, QR कोड आधारित जैव विविधता पार्क एवं प्राइड ऑफ उत्तराखंड एक्सपो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया और विज्ञान पर चर्चा पुस्तकों का विमोचन भी किया। आगे बढ़ेंगे, उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है। अचानक मौसम बदलने से निचले इलाकों में बारिश भी हुई है, जिस कारण फिर से ठंड बढ़ी है। वहीं गंगोत्री धाम में गंगोत्री नेशनल पार्क के इंचार्ज राजवीर रावत और उनकी टीम बर्फबारी के बीच पार्क में जंगली जानवरों की हरकत पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इंचार्ज राजवीर रावत का कहना है कि मुझे खुशी है कि हमारी टीम पार्क में निगरानी अच्छे से कर रही है। बागेश्वर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बैजनाथ के पिंगलो क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी बिहार का रहने वाला है। बता दें कि बीते दिनों मां बच्ची की हत्या हुई थी। पुलिस हत्याकांड का कारण प्रेम प्रसंग बता रही है। क्षेत्र में जो पिंगलो ग्राम है, वहां से सूचना मिली कि एक अज्ञात महिला का शव वहां मिला है। महिला की जब हमने शिनाख्त करी तो बेतिया बिहार की रहने वाली है और जो मृतक बच्चा है तो इसके बाद जब हम एक के बाद एक एविडेंस कलेक्ट करते रहे तो हमें अंत में जब अपराधी का पता चला तो अपराधी का नाम है मुन्ना महतो, सन ऑफ इंद्रजीत महतो, जो सकरौला बिहार का निवासी है। इसके और महिला के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इनके मध्य कुछ अनबन होने के कारण जो भी ये मुन्ना महतो है, इसने महिला तथा उसके बच्चे को यहाँ पिंगलो ग्राम में लाकर उनका हत्या कर दी थी। जहां तक है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जितना भी हमें पता चला है कि हत्या गला घोटकर हुई है दोनों की। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्यों ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की, जहां उन्होंने अपर मुख्य सचिव रतूड़ी को अपने मुद्दों से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने कहा कि युवा अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से मुख्यमंत्री के सामने रखें। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएं। इसी उद्देश्य से उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे कि जो भी बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं या धरना दे रहे हैं, उनको वार्ता के लिए बुलाया जाए। आज कुछ युवक वार्ता के लिए आए थे। उन्होंने ये बताया कि वो लोग बेरोजगार संघ के सदस्य हैं। तो उनकी मुख्य मांग ये है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं लोक सेवा आयोग और अधिक सेवा चयन आयोग से, वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, निष्पक्षता से हो। अभी उनके जो भी मांगे हैं वो हम लोग उन पे विचार कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखे जाएंगे। पिछले 1 साल में यहाँ पे कई परीक्षाओं से संबंधित अनियमितताएं उजागर हुई हैं और इसमें बहुत निष्पक्ष जांच। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत प्रथम द्वितीय लकी ड्रॉ की विजेताओं को मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, एयरबड्स वितरित किए। इस दौरान सबसे ज्यादा बिल अपलोड करने वालों को भी सराहा गया। इस मौके पर विजेताओं ने जीएसटी बिल जागरूकता को लेकर सरकार की इस योजना की प्रशंसा की। बता दें कि करीब 100 लोगों को मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने पुरस्कार देकर शुभकामनाएं दी और आगे भी इसी तरह सामान खरीदने के बाद बिल लेने को कहा। उन्होंने कहा कि जीएसटी की चोरी न करने वाले व्यापारियों और राज्य कर विभाग के अधिकारियों को भी जल्द सम्मानित करेंगे। अपने प्रदेश में कैसे राजस्व बढ़े जीएसटी के अपेक्ष में, आप जानते हैं लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमने एक स्कीम लाई थी बिल लाओ इनाम पाओ, और आप जानते हैं कि ये 1 सितंबर 2022 से हमने लागू की थी। तो पहले 2 जो ड्रॉ निकाले थे, उसी जो ड्रॉ के हमारे विनर्स थे उनको आज हमने यहाँ पुरस्कृत किया है।
एक बार में 1500 लोगों को हम पुरस्कार दे रहे हैं, यानी 3000 लोगों को हम लोग पुरस्कृत करेंगे। उत्तरकाशी में 15 फरवरी तक पशुओं का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया है। उत्तरकाशी पुलिस ने 1 फरवरी से ऑपरेशन कामधेनु चलाया है, जिसका उद्देश्य सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशुओं की रोकथाम करना है। इस अभियान के तहत सभी पशुपालकों को 15 फरवरी तक पालतू पशुओं का रजिस्ट्रेशन कर टैगिंग करवाने के आदेश दिए गए हैं। 15 फरवरी के बाद ऑपरेशन कामधेनु के दूसरे चरण में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पशुओं को बेसहारा छोड़ने वाले पशु स्वामियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई होगी। आगे बढ़ेंगे। चमोली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा, जिसमें सुलह समझौता के आधार पर मामलों का निराकरण किया जाएगा। चमोली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को होगा। आपको बता दें कि आयोजन शाम 5 बजे तक होगा। कई मामलों की सुनवाई होगी। नवंबर में एक लोक अदालत हुई थी, तो नवंबर में लोक अदालत हुई थी, जिस वजह से इस बार जो केसेस की संख्या है वो कम है और हमारे 396 से लगभग 40 केस इस बार लगे हैं लोक अदालत के लिए और प्री लिटिगेशन के भी लगभग 150 मामले आए हैं। तो अभी हम देखेंगे, कोशिश तो पूरी है, प्रचार भी चल रहा है, हमारा प्रसार प्रचार चल ही रहा है और आज भी 2 काउंसलिंग अभी चल रही है और मध्यस्थता केंद्र में लोग बैठे हुए हैं और देखते हैं कि कैसा रिजल्ट रहेगा कल। और उम्मीद तो है कि जो जितने 40 मामले भी यदि जो लगे हैं हमारे, अगर वो निस्तारित हो जाते हैं तो हम एक अच्छा नंबर दे पाएंगे। केदारनाथ यात्रा में आने वाले देश विदेश यात्रियों को जल्द बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि तीर्थ यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके लिए उन्होंने गौरी कुंड से लेकर केदारनाथ धाम पैदल मार्ग में प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद के पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गुप्त काशी में उप जिला चिकित्सालय खोले जाने के निर्देश दिए। वहीं आपको बता दें, सोनप्रयाग में स्थायी चिकित्सालय तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद वासियों और 4 धाम यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों को सभी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में धन और संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। धाम की यात्रा होती है, उसके संदर्भ में आज एक समीक्षा बैठक की है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, ना पैसों की दिक्कत है, ना संसाधनों की दिक्कत रहेगी। और 1 हफ्ते बाद हम पूरे 4 धाम यात्रा की एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के साथ एक समीक्षा बैठक करने वाले हम लोग। लाखों यात्री हमारे केदारनाथ धाम आते हैं, या बद्रीनाथ जी आते हैं, या गंगोत्री आते हैं, या यमुनोत्री आते हैं। स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी है कि किसी भी यात्री को किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगी, ना दवाइयों की कमी रहेगी, ना उनके स्वास्थ्य में अगर कोई भी दिक्कत होगी तो हमारा स्वास्थ्य विभाग जो है 24 घंटे जो है यात्रियों की सेवा में। जोशीमठ के ऊपरी हिमालय क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिसके चलते पिछले 24 घंटे से बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। भू बैकुंठ धाम, बद्रीनाथ सहित लोकपाल घाटी, चिनाब वैली, स्लीपिंग ब्यूटी पीक, गोरसो, खुलारा, वंशी नारायण और धोली गंगा घाटी के ऊपरी इलाकों में हिमपात हो रहा है। वहीं निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिस वजह से जोशीमठ में शीतलहर चल रही है। आगे बढ़ेंगे। मसूरी के होटल व्यवसायियों को आने वाले दिनों में पानी की भारी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मसूरी झील से पानी के दोहन पर रोक लगा दी है, जिसके कारण मसूरी के होटल व्यवसायियों में पानी का संकट गहराने लगा है। वहीं पानी की समस्या को देखते हुए नगर पालिका परिषद सभागार में उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूदा व्यवसायियों को कहा गया है कि सभी होटल व्यवसायी अपने स्तर से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें। एनजीटी का जो नया प्रावधान आया है, नियमावली आई है, जिसके अंतर्गत झील के पानी का कमर्शियल उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंध करा गया है। टैंकरों से इसकी आपूर्ति मसूरी क्षेत्र में
मना करी गई है। इसका एक बहुत ही बुरा असर पूरे के पूरे पर्यटन कारोबार पर पड़ेगा। मसूरी में यमुना पेयजल योजना तो चल रही है, इसका जल्द से जल्द निस्तारण हो, जल्द से जल्द ये योजना लागू हो। और अगर ये लागू नहीं होता है और पानी की आपूर्ति टैंकर द्वारा नहीं करी जाती है तो मसूरी में पानी के लिए हाहाकार हो जाएगा और आने वाले पर्यटन सीजन में अधिकांश होटल बंद हो जाएंगे और इसका पूरा का पूरा जिम्मा जो है, पूरी की पूरी जिम्मेवारी एनजीटी को लेनी पड़ेगी और जो छवि खराब होगी वो प्रदेश सरकार को और धामी सरकार को उसका फल भोगना पड़ेगा। मसूरी एक पर्यटक शहर है और लाखों की संख्या में मसूरी पर्यटक आते हैं और हम सबको मालूम है कि मसूरी की एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन है और पानी की यहाँ पे काफ़ी समय से समस्या है क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आते हैं और पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पानी नहीं मिल पाता। उसको देखते हुए अभी एनजीटी का एक आदेश आया है कि मसूरी झील से पानी जो है उसका फ्लो बनाया जाए और उसको टैंकर से लेना प्रतिबंध किया गया है ताकि जो ये समस्या है जो आने वाला पर्यटक सीज़न है उसके लिए हमें किसी तरह से समय मिले और आने वाले पर्यटक सीज़न में किसी तरह की मसूरी की नेगेटिव इमेज या नेगेटिव जो एक इमेज होती है वो ना जा सके। इसको देखते हुए हम एनजीटी में एक रिव्यू अपने अधिवक्ताओं से वार्ता करने के बाद डाले जाइए। सर, ऑनरेबल एनजीटी में जैसा आपको सभी को पता है एक कंप्लेंट केस फाइल हुआ था श्री कार्तिक शर्मा जी द्वारा जिसका नंबर था 353/2022। तो उसमें ये कहा गया था कि धोबी घाट से अनकंट्रोल्ड वाटर को दोहन किया जा रहा है जिससे नीचे रिवर और उसकी जो लेक है वो इफेक्टेड हो रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट इफेक्टेड हो रहा है। इस पर एनजीटी ने संज्ञान लेते हुए एक कमेटी बनाई कि आप उसका वहाँ के फैक्चुअल पोजीशन को ऑनरेबल कोर्ट को अवगत कराएं कि वहाँ स्थिति क्या है। कोर्ट ने तो वो कमेटी आई थी, कमेटी ने यहाँ पर स्टडी करके रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट पे एक डिसीजन आया है कि एक तो वहाँ से जो प्राइवेट टैंकरों द्वारा जो पानी भरा जा रहा है उसको तुरंत प्रवाह से रोका जाए। अनकंट्रोल्ड दोहन किसी रिसोर्सेज का नहीं होना चाहिए। रिसोर्स किसी की पर्सनल संपत्ति नहीं है, वो एक सबकी सार्वजनिक संपत्ति होती है। ऑनरेबल एनजीटी कोर्ट ने एक ऑर्डर पारित किया है कार्तिक शर्मा वर्सेस स्टेट एंड अदर्स में। उसमें 353/2022 वाला केस है और उसमें जो मसूरी में एक प्राकृतिक स्रोत है जो धोबी घाट से और नीचे भट्टा गांव के झील तक जाता है और उसके बाद वो नीचे उसका फ्लो होता है। उसमें कुछ लोग जो है उसका पतनाला डाल करके उससे पानी टैंकरों से भर के होटलों में सप्लाई होता है। उसको लेकर के हुआ कि वो नेचुरल फ्लो को जो है बनाया जाए, मेंटेन किया जाए। तो उसी के संबंध में हमने आज जितने उससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया, उनको माननीय न्यायालय के आदेश से अवगत कराया और आज से ही हम उसका जो अनुपालन है उसको सुनिश्चित करवा रहे हैं। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इस बवाल के पीछे कांग्रेस को वजह बताया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस युवाओं को मोहरा बनाकर राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। वहीं मामले में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस का षड्यंत्र है। हमारे प्रदेश का युवा ऐसी घटनाएं नहीं कर सकता है। हमारे उत्तराखंड के युवाओं को मोहरा बना करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है और जिस प्रकार से हमारा ये जो प्रदेश है शांत प्रिय प्रदेश है, हमारे यहाँ के युवा कभी ऐसी घटनाएं जो कल घटना हुई ऐसी घटनाएं हमारे उत्तराखंड का युवा नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं बाहर से आए अराजक तत्व और विपक्ष का ये षड्यंत्र है जिस प्रकार से जो किया गया। और हमारा अनुरोध अपने युवा साथियों से रहेगा कि वो हमारे जो मुख्यमंत्री जी उनके साथ संकल्पित उनके हितों के लिए कार्य कर रहे हैं वो उन पर भरोसा बनाए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।